आवाज़ आ रही है रिया तुम्हें? रिया, मोहित, आवाज़ आ रही है तुम दोनों को? यस सर। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट देख रहे थे अपन। कितनी देख ली? 3 देख ली थी या 4 देख ली थी कल? कितनी प्रॉपर्टीज देख ली थी अपन ने? डिटरमिनेंट की कितनी प्रॉपर्टीज देख ली थी अपन ने? बोलो। रिया, कल क्लास नहीं ली थी। मोहित, कल क्लास ही नहीं ली सर। आवाज़। तो रिकॉर्डिंग भी तो होती है ना तुम्हारी क्लास में? क्लास में क्लास नहीं लेते हो तो? यस सर, यहाँ लेकिन टाइम ही नहीं मिला। सर रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी, रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी सर। अब देखेंगे सर। तो देखो, प्रॉपर्टी 1 अपन ने देखी थी कि किसी भी डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालते हैं या फिर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आती है। प्रॉपर्टी 2 ये थी कि अगर पर्टिकुलर कोई दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, जैसे R1 R2 आपस में इंटरचेंज हो गए, तो उस केस में डिटरमिनेंट का जो साइन है वो अपोजिट हो जाता है ना? जैसे +8 है तो -8 हो जाएगा। अगर किसी दो रो के सभी एलिमेंट को या फिर दो कॉलम के सभी एलिमेंट को अगर आप आपस में इंटरचेंज कर देते हो, तो इसका एग्जांपल देखा था। प्रॉपर्टी 3 ये थी कि अगर कोई भी दो रो आइडेंटिकल है, अगर कोई भी दो रो के सभी एलिमेंट या दो कॉलम के सभी एलिमेंट आइडेंटिकल है, तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, मान लो रो 1 के जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 और रो 2 के जो एलिमेंट है वो भी 1 2 3 है। आइडेंटिकल मतलब सेम होने चाहिए सारे एलिमेंट, दो रो या दो कॉलम के। तो उस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। प्रॉपर्टी 3 ये थी। प्रॉपर्टी 4 अपन ने देखी थी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के सभी एलिमेंट को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे अपन ने कल देखा था कि अगर मैं ऐसा कर दूं, ये डिटरमिनेंट है 1 2 5 0 3 2 1 1 0। अगर इसके फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं ना, मान लो ये डिटरमिनेंट मिल रही है मेरे को, ये कर रहा हूँ कि R1 चेंज टू 8R1, ऐसे लिखते हैं इसको। सभी एलिमेंट को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 40, और ये है मेरी डिटरमिनेंट 0 3 2 1 1 0। तो मान लो इसकी वैल्यू, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू x थी। इसको सोल्व करने पे कुछ वैल्यू आ रही होगी, कुछ नंबर है, मान लो x है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8x हो जाएगी, क्योंकि आपने एक एलिमेंट को, एक रो को किससे मल्टीप्लाई किया था? 8 से मल्टीप्लाई किया था। दूसरी को भी मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो फिर वो भी इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, ये थी अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4। और इसी का अपन ने एक और यूज देखा था, सर इसका मतलब उल्टा भी होना चाहिए। हाँ बोलो। सर ये डिटरमिनेंट्स जो होते हैं वो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं क्या? कैसे मल्टीप्लाई हो जाती है? जैसे आपने 8 को इस पूरी डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई किया तो 8 1 डिटरमिनेंट 8 8 2 16। डिटरमिनेंट को तो मल्टीप्लाई नहीं किया है आपने तो एक्चुअल में एक। वैसे बताया था ना। अरे डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई नहीं किया है। यहाँ पे देखो, प्रॉपर्टीज चेक करिए ना, बताया था उससे थोड़ी मतलब यहाँ पे फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा रोल, वो देखो। तो वो मैट्रिक्स के लिए था। यहाँ पे मैंने ये किया कि अगर इस रो 1 के सभी एलिमेंट को, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो लगाया वो तो देख नहीं रहे हो। R1 चेंज टू 8R1 अगर मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? रो 1 के सभी एलिमेंट को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा। देखो, सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना? ये नई डिटरमिनेंट मिली, मान लो डेल्टा 1 है और ये डेल्टा है इसकी वैल्यू, ठीक है ना? तो ऐसा होता है कि इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू मान लो कुछ x आ रही है, तो इसकी वैल्यू 8x आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि आपने किसी भी एक रो के एलिमेंट को 8 से मल्टीप्लाई किया। आप चेक करके देख सकते हो इसको, कल एग्जाम्पल भी किया अपन इसका ना। इसकी वैल्यू कुछ निकालोगे, मान लो 20 आ गई, लेट सपोज, जो भी निकालने के बाद में, तो क्योंकि इसके एक रो, फर्स्ट रो के एलिमेंट को सभी को 8 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसकी 8 × 20 आ जाएगी फिर, ठीक है ना? लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देखना तुम लोग, अदरवाइज आगे प्रॉब्लम आएगी फिर। और इसी प्रॉपर्टी का एक यूज अपन ने ये भी देखा था, इसका मतलब उल्टा भी होता है। इसका मतलब किसी भी एक रो या एक कॉलम में से सभी एलिमेंट को मैं बाहर ले सकता हूँ, ठीक है ना? यहाँ से मैं सभी, जैसे इसमें से कॉमन आ रहा है 8, तो 8 को बाहर भी ले सकता हूँ, तो ऐसे लिख सकता हूँ वापस से उल्टा। इसके अकॉर्डिंग ये डिटरमिनेंट इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है।
याद रखना मैट्रिक्स में जब अपन मल्टीप्लाई करते थे, जैसे ये मैट्रिक्स है, इस तरीके से एक क्लास छोड़ोगे तो यही प्रॉब्लम होगी ना फिर यार। प्रॉपर्टीज तो सारी इंटरकनेक्टेड है। फिर जैसे ये डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में अगर मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं, सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है उस केस में, ठीक है ना, सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन डिटरमिनेंट के केस में ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट है मान लो ये 2 3 1 1 2 0 और 1 4 0, तो यहाँ पे अगर मेरे को यहाँ 2 दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि 2 को या तो आप फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दो सभी एलिमेंट को, या फिर सेकंड एलिमेंट के सभी को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर थर्ड रो के सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, या सेकंड कॉलम या फिर थर्ड कॉलम, किसी एक में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर इसका मतलब ये होता है डिटरमिनेंट में। प्रॉपर्टी नंबर 4 और 3 को मिला के अगर ये रूल अपन बना सकते हैं। आ रही बात समझ में? बोलो। ठीक है, कल वाली क्लास देखनी पड़ेगी वरना आज की पूरी क्लास में प्रॉब्लम आएगी फिर। ठीक है, कुछ एग्जांपल और देख बता देता हूं मैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 50 100 150, ठीक है ना, 1 2 3 1 1 5, ये डिटरमिनेंट है, कोई डिटरमिनेंट है ये, ठीक है। तो इसमें से यहाँ पे 50 कॉमन दिख रहा है ना मेरे को, तो इसमें से कॉमन ले सकता हूँ। मैट्रिक्स में तो क्या होता है, जब कॉमन ले पाते हैं जब सब में हो वो चीज। लेकिन यहाँ पे अगर एक रो में से कॉमन आ जाता है, एक रो है एक कॉलम में है तो 50 है, तो इस 50 को अगर बाहर लेना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो फिर आप 1 2 3 1 2 0 1 1 5। इसका मतलब क्या है, क्रॉस चेक कैसे करोगे, सिंपल है, तुम तो क्रॉस चेक करके देख सकते हो। देखो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना जानते हो, इसको 50 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या फिर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, दोनों सेम आनी चाहिए। इसकी वैल्यू निकाल के 50 से मल्टीप्लाई करने पे और इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालने पे दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट में ऐसा होता है। अगर मान लो ये भी दिमाग में चल रहा होगा, अगर दो में से कॉमन आ रहे हो तो ऐसा हो रहा हो, अगर मान लो जहां पे भी कुछ कॉमन आ रहा होता, लेट सपोज यहाँ पे कॉमन आ रहा होता 8 कॉमन आ रहा है, तो देखो कैसे करना पड़ेगा, इसमें से क्या कॉमन लिया है, 50 कॉमन लिया है, ठीक है, तो ये बन जाएगी 1 2 3, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसमें से क्या कॉमन लेना चाह रहे हो, 8 कॉमन लेना चाह रहे हो, तो इस 8 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर बार, या जाएगा 1 2 3। इस तरीके से होता है डिटरमिनेंट पे, ठीक है ना। और इस डिटरमिनेंट की डायरेक्ट वैल्यू पता चल, हाँ बोलो। सर फिर ये कैसे पता चलेगा कि जो 8 है वो किस में से कॉमन लिया और जो 50 है वो नहीं, उससे कौन सी रो में वो से पता करना ही नहीं है। कॉमन लिया है? अरे वो पता करना क्यों जरूरी है, इसमें से कॉमन लेके इस 8 को वापस इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए तो कहा था प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे एक्सपेंशन से सोल्व नहीं कर पाओगे सारे को। प्रॉपर्टी पता होगी तो किसी भी डिटरमिनेंट को चुटकी में सोल्व कर लोगे। कई सारी डिटरमिनेंट होती है जो केवल प्रॉपर्टी से जल्दी से सोल्व होगी, ठीक है ना। इस 8 को लेट सपोज मैंने यहां से कॉमन लिया है, अगर इस 8 को मैं कॉमन तो लिया हूं यहां से और मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, चेक कर सकते हो तुम। और ये चीज है, अब देखो यहाँ पे इसमें ये डिटरमिनेंट सोल्व करनी थी तुम्हें, अगर ये डिटरमिनेंट इस फॉर्मेट में दिखती, तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो तुम क्या करते, इसको सोल्व करने बैठते, 50 से इसको दोनों को रो कॉलम को एलिमिनेट करते हुए 48 इस तरीके से मल्टीप्लाई करते, 50 48 इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर -100, फिर इसको अवॉइड करते हुए 24, फिर +150 और इनको मल्टीप्लाई करते 16 -16 दैट इज 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, इन दोनों बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या यूज करी अपन ने, इसमें से कॉमन आ रहा था 50 बाहर ले लिया, इसमें से भी 8 कॉमन आ रहा था बाहर ले लिया। अब यहाँ पे लग रही है अपनी प्रॉपर्टी नंबर 2 या 3, प्रॉपर्टी नंबर 2 लग रही है। नंबर याद रखना जरूरी नहीं है, प्रॉपर्टी याद रखना जरूरी है, क्योंकि ऑर्डर चेंज अपन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्योंकि किसी भी डिटरमिनेंट की अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट दोनों सेम है, देखो 1 2 3 1 2 3 है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, डायरेक्टली पता चल जाता है इस स्टेप पे, अगली स्टेप पे इतना सोल्व नहीं करना पड़ता उसके। इसलिए प्रॉपर्टीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डिटरमिनेंट के केस में। और जो प्रॉब्लम ये है, कल भी बताया था कि प्रॉपर्टीज याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हमारी आदत होगी
अरे आवाज आ रही है? मोहित, रिया, यस सर। यस पीछे सर। की क्लासेस छोड़ा मत करो तुम लोग यार, है ना? पीछे की क्लास छोड़ोगे प्रॉब्लम होगी। और काफी इंपॉर्टेंट है, देखो इसको इस तरीके से सोल्व करते तो लेंथी प्रोसीजर था, अदरवाइज प्रॉपर्टीज पता होती तो डायरेक्ट पता था कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, सर जीरो है। टोटल ऐसे सोल्व कितनी करोगे तो प्रॉपर्टीज है? 6-7 है, 6-7 प्रॉपर्टीज है कल टोटल। कितनी बताई थी आपने? 4 हो गई, 4 हो चुकी है। सर कल वाली एक बार रिवाइज करवा दो ना शॉर्टली। करवा तो दी यार, चलो बताता हूँ मैं जल्दी से। तुम लोग क्लास अटेम्प्ट कर लिया करो, रिकॉर्डिंग होती है पूरा 24 घंटे में से कम। और यहाँ पे तो ऑप्शन भी होता है, तुम फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। ऐसा तो है नहीं 40 मिनट की क्लास पूरी 40 मिनट में ही देखनी। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि मान लो किसी डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट इस तरीके से लिखी हुई है 2 1 0, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस है वो भी ध्यान रखना है ना? सिमिलरिटी केवल इतनी है कि जब मैट्रिक्स के एलिमेंट को अपन स्क्वायर ब्रैकेट को छोड़ के अगर दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिख देते हैं तो वो डिटरमिनेंट बन जाती है, ठीक है ना? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर ट्रांसपोज कर दूं इसका, मतलब इसके सभी रो को सभी कॉलम से इंटरचेंज कर दूं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इस फॉर्मेट में डिटरमिनेंट सोल्व करो या फिर 1 2 3 3 0 5 और 2 1 0, ऐसा करो। दोनों के केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू जब निकालोगे तो सेम आएगी, निकाल के देख सकते हो तुम, है ना? निकाल के चेक कर लेना। इसका मतलब ये हुआ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, दोनों इक्वल होती है। ये तो शायद परसों वाली क्लास में हुआ था, मतलब लास्ट क्लास में हुआ था। सेकेंड यस प्रॉपर्टी सर। ये होती है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये होती है, ये तो था रो और कॉलम का आपस में इंटरचेंज, इसको बोलते कैसे इस प्रॉपर्टी को अगर लिखना चाहे, आर आई इंटरचेंज टू सी आई। इसका मतलब सभी रो कॉलम में इंटरचेंज हो गए, रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। और अगर दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर ऐसा होता 2 1 0, अगर किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाए, केवल जैसे C1 C2 आपस में इंटरचेंज हो जाए, R1 R2 आपस में इंटरचेंज हो जाए, तो उस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम नहीं रहती है। उस केस में डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है, जैसे ये डेल्टा है, ये डेल्टा 1 है, तो इस केस में तो दोनों इक्वल है। यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूं कि R1 इंटरचेंज हो रहा है R2 से, R1 R2 ये डेल्टा है, ठीक है, और ये मान लो इसको ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद में ये बन गई डेल्टा 1। ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाना है? R1 इंटरचेंज टू R2, दोनों तरफ एरो हेड बनाए, मतलब आपस में दोनों स्वैप होंगे, है ना? तो R1 की जगह R2 के एलिमेंट चले जाएंगे, ये हो गई इंटरचेंज ऑफ R1 एंड R2, ये हो गया। तो इस केस में अगर इसकी जो वैल्यू है वो उसकी वैल्यू का साइन चेंज होकर वो वाली वैल्यू निकलेगी। जैसे इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये वैल्यू आ रही है 0 -5 -2 -10 +3 3, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -5 +20 +9, दैट इज इक्वल टू 24, ठीक है। इसकी 24 है तो इसकी -24 आएगी। फिर उस केस में अगर दो रो और दो कॉलम को आपस में स्वैपिंग करते हैं तो फिर उस केस में साइन डिटरमिनेंट का चेंज होता है। अगर रो और कॉलम चेंज हो रही है आपस में, मतलब एक तरह से ट्रांसपोज बन रही है, तो फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। याद रखना है कब वैल्यू चेंज होती है, कब उसका केवल न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है, साइन चेंज होता है, कब पूरी डिटरमिनेंट चेंज हो जाती है, कब डिटरमिनेंट 0 हो जाती है। इस तरीके की प्रॉपर्टीज अपने को याद रखनी है। इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 -3, ये तो 0 है बीच वाला टर्म, +5 1 -4 दैट इज -3, ये आ जाएगा -9, ये आ जाएगा -15 दैट इज इक्वल टू -24। देखो साइन चेंज हो गया है, ये 24 था, ये -24 हो गया। केवल इतना सा चेंज हुआ है कि इसका साइन चेंज हुआ है ना? न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है, केवल साइन चेंज हो जाता है। किस केस में? अगर दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो। अगर रोज कॉलम आपस में इंटरचेंज हो रही है, आर आई इंटरचेंज टू सी आई, दैट इज ट्रांसपोज, तो उस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस केस में जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहती है लेकिन साइन चेंज हो जाता है। अगली प्रॉपर्टी जो थी थर्ड, वो थी अगर दो रो और दो कॉलम, दो रो या दो कॉलम के सभी एलिमेंट आइडेंटिकल हो
अगर दो रो या दो कॉलम के सभी एलिमेंट आइडेंटिकल हो, मतलब सेम हो, 1 2 3 305 और इसके भी 305 है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू दीज बोथ आर आइडेंटिकल। यहाँ पे क्या हो रहा है, R2 एंड R3 आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मीन्स सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर आइडेंटिकल है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू आंख बंद करके बिना सोल्व करे 0 होगी। सोल्व करके चेक कर सकते हो तुम लोग। यहाँ पे 1 को चेक किया, 0 माइनस 0 माइनस 2 15 माइनस 15 सर मतलब 0 हो कोई जाएगा। सी भी दो रॉज जो आइडेंटिकल है तो उनका उनकी वैल्यू जो कि वो 0 होगी। उनकी वैल्यू नहीं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। और अगर कॉलम सेम हुए तो भी? बोल रहा हूँ ना, रो या कॉलम, रो या कॉलम, जो चीज रो के लिए वैलिड है वो सारी की सारी कॉलम के लिए भी वैलिड होगी। अगर मैं कभी भूल भी जाता हूँ तो जो चीज रोज के लिए वैलिड है वो सब के सब कॉलम के लिए भी वैलिड है। इसको करेंगे आगे सोल्व, तो ये भी 0 ही आने वाला है वैसे तो, है ना। ये 3 0 माइनस 0 है, तो अल्टीमेटली 0 आ जाएगी। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है अगर प्रॉपर्टीज पता है तो, ठीक है ना। तो सारी प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए अपन इस तरीके से अरेंज करते हैं, सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाए। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो रो और दो कॉलम के सभी एलिमेंट आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी, 0 होगी। एक एग्जांपल अपन ने यहाँ पे चेक किया। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 जो अभी बताई थी मैंने आते ही, प्रॉपर्टी 4 ये है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी भी ये डेल्टा 1 है मान लो, लेट्स सपोज, है ना, ये डेल्टा 1 है, इसकी वैल्यू निकाल देता हूं मैं। डेल्टा 1 की वैल्यू आ रही है 1 इंटू, आप लोगों को पूरी प्रोसीजर से करना है, जैसे 1 मल्टीप्लाइड बाई रिड्यूस्ड डिटरमिनेंट, 2/2 की डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करके इस तरीके से करना है, ठीक है ना, जब भी हैबिट बनेगी। ये 0 माइनस 24 माइनस 2 20 माइनस 16, 20 माइनस 16 दैट इज 4 15। इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आ रही है अपने पास वो आ रही है -24 माइनस 8 एंड 45। कितना आ रहा है, 24 और 8 32, 32 45 माइनस 32 कितना आ गया, 13 13 आ जाएगा क्या, बोलो। यस सर। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आ रही है। तो अगर अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या लग रहा है, और प्रॉपर्टी ये बोलती है कि किसी भी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पूरी की पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो भी उसी से मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूं, मान लो कॉलम में लगा देते हैं इस बार, C1 को चेंज कर दिया है मैंने 2C1 से, मतलब C1 के सभी एलिमेंट को स्केलर मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो पूरी की पूरी डिटरमिनेंट भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब अब जो आपके पास में डिटरमिनेंट बनी है, मान लो डेल्टा 1 बन गई, ठीक है, इस C1 को चेंज करना है तो C2 और C3 को एज इट इज लिख दो, 0 3 3 8 4। इसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सभी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना, सभी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 10 4। तो इस डिटरमिनेंट की मैं वैल्यू निकालूंगा ना इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो कितनी आनी चाहिए, 26 आनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी की पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखते हैं, निकाल के देखते हैं, है ना। ऐसे ही नहीं हुआ है, ऐसे होता है नहीं, अपन ऐसा वेरीफाई कर रहे हैं, इसलिए ये चीज सही है। अब तुम बोलोगे कि सर डिटरमिनेंट में इसको मल्टीप्लाई किया, लेकिन आप यहाँ पे वेरिफिकेशन मिल रहा है ना तुम्हें, ठीक है ना, चेक करके देख सकते हो कि एक रो को मल्टीप्लाई करने पे पूरी डिटरमिनेंट का जो रिजल्टेंट है न्यूमेरिकल वैल्यू वो मल्टीप्लाई हो जाती है उस नंबर के साथ में। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के देखते हैं, आनी चाहिए 26। सोल्व करते हैं इसको, इस वाले, चलो फर्स्ट रो से ही कर दो। फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया है, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -24 सर आपकी वॉइस बार -2। बार पॉज रही है। इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, 40 -32, ये है +3 इंटू 30। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है -48, ये आ जाएगा 8
-16 क्या आ जाएगा 90, ठीक है। 64 + 90 इनको सोल्व करोगे तो कितना आ रहा है 26 आना चाहिए। देखो आ रहा है क्या, बोलो आ रहा है, अरे बोलो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये डेल्टा 1 ये डेल्टा था और डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आ गई है 26 आ गई है, जबकि आपने सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई नहीं किया, आपने केवल फर्स्ट रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, तो उसी से ही पूरी डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब डेल्टा 1 = 2 इंटू डेल्टा हो जाएगी, यही हो रहा है, जबकि आपने R1 को 2 से सॉरी C1 को 2 से मल्टीप्लाई किया था। इसी तरीके से अगर कोई और भी मल्टीप्लाई हो रही है तो फिर वापस और साथ में नंबर आएगा वो, जैसे इसमें 2 ट्रांसफॉर्मेशन लगाता मैं साथ में, इनटू C2 को चेंज कर रहा हूँ 3C2 से, तो ये 3 भी साथ में मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ में, ठीक है ना। 2 × 3 फिर 6 हो जाएगा उस केस में, आ रही बात समझ में। अब इसी को अपन अगर रिवर्स करके चेक करें, रिवर्स करके कैसे, जैसे ये डिटरमिनेंट लिखी हुई है तुम्हारे सामने ये दो, तो इसका मतलब यही तो हो गया ना कि भाई इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू पूरी की पूरी डिटरमिनेंट 1 2 3 5 0 8 2 3 4 लिख सकता नहीं लिख सकता, ऐसे यही वैल्यू आई थी, इसी को मल्टीप्लाई किया था ना, ये पूरी की पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू 20 कितनी थी 13 थी, 13 को ही तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 13 ही तो लिखा हुआ है, ये 13 ही लिखा हुआ है ना इसमें, तो ऐसा कर सकता हूं। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्या था, अच्छा सी कॉलम में किया था ना अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम में किया था, क्या था 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 10 और 4 2 0 3 3 8 4, तो ये जो डिटर्मिनेंट है अपनी, ये क्या वैल्यू आई थी इसकी 26 आई थी, तो 26 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2 इंटू ये वाली डिटर्मिनेंट, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 13 है, बोलो लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, अरे लिख सकता हूँ क्या मोहित, सर लिख सकता हूँ क्योंकि अभी अभी तो प्रूव किया यस है, सर। ठीक है। तो यस इसका सर। मतलब ये हो, यहाँ पे किया क्या है आपने एक तरह से, अगर इसको आप इस तरीके से सिमिलर करना चाहो कि भाई आपने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, देखो बात ये हो तो कुछ ऐसा ही रहा है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया 1 5 4 2, सेम आएगी वैल्यू। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी इस प्रॉपर्टी को अगर अपन आगे एक्सटेंड करना चाहे तो ये भी बोल सकते हैं कि अगर किसी भी रो या कॉलम में से कुछ कॉमन फैक्टर कॉमन आ रहा है तो उसको अपन बाहर ले सकते हैं, है ना, वी कैन टेक आउट इसकी इस प्रॉपर्टी के दो एक्स्ट्रा चीजें भी अपन ने लिखी थी, एक तो यही थी कि अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको अपन बाहर ले सकते हैं, है ना, लिखवाया था मैंने, इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रो सॉरी बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और कॉलम, एक रो और एक कॉलम में से कॉमन आएगा, सभी में है तो फिर वो अलग अलग आएगा, जैसे इसको वेरीफाई कर करके देख लेना, इस तरीके से तुम जो क्लास में क्वेश्चन पूछते हो ना बिल्कुल बच्चों की तरह बार बार, तो इस तरीके से क्रॉस चेक करके देख लिया करो, जैसे कोई भी डिटरमिनेंट बना ली उसके बाद में मल्टीप्लाई एक्सपेरिमेंट कर करके चेक किया करो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ फिर चेक करता हूँ दोनों की डिटरमिनेंट की वैल्यू में क्या डिफरेंस आ रहा है। लेट सपोज ऐसा हो रहा है 20 10 5 6 12 18 3 2 1 ऐसा हो रहा है मान लो, तो देखो यहां से कॉमन आ रहा है R1 में से कुछ, R1 में से क्या कॉमन दिख रहा है, बोलो, अरे बोलो क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचा 4 बचा है, यहाँ पे 1 बचा, इसमें से भी कुछ कॉमन आ सकता है क्या, इसमें से भी कुछ कॉमन आ सकता है क्या R2 में से, बोलो 6 6 कॉमन आ जाएगा यहाँ से,
यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 2 3, ये है 3 2 1। ठीक है, एक तो तुम इस पूरी डिटरमिनेंट को सोल्व करते, बड़े बड़े नंबर है तो कैलकुलेशन भी बड़ी होगी, एक इस वाली कैलकुलेशन इसको सोल्व करना है केवल। ठीक है, तो इजी हो जाएगा। अब चेक कर लो, चेक करने का जैसे वेरीफाई जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, एग्जांपल ले लेके चेक करना घर पे। कैसे चेक करोगे, इस पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना और ये जो तुमने किया है इसकी वैल्यू निकालना, अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब सही किया अपन ने प्रोसीजर, और ये प्रॉपर्टी होती है फिर। ठीक है ना, जैसे ये हो जाएगा 30 इंटू, इसको सोल्व कर देते हैं, हो जाएगी 4, हो जाएगा 2 माइनस 6 दैट इज -4 माइनस 2 इंटू 1 minus 9 that is -8 plus 1 into 2 minus 6 again, टू माइनस 6 that is -4। तो ये इसकी वैल्यू आ रही है -16 प्लस 16 और ये है -4। कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, 30 इंटू -4। देखते हैं इसकी वैल्यू भी -120 आती है कि नहीं आती, है ना। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन ठीक है, प्रॉपर्टी तो है, अगर अपने से वैल्यू नहीं आ पाती तो अपन ने कहीं मिस्टेक की होगी। इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ रही, -120 आ रही, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको एक्सपेंड करते हैं 20, यह आ जाएगा 12 माइनस 36, 12 माइनस 36 कितना हो जाएगा, -14 माइनस 24 या 14 24। ठीक है ना, 12 माइनस 36, इसके बाद में -10 6 माइनस 54, 6 माइनस 54 दैट इज -48। ठीक है, प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई किया तो 12 माइनस 36, 12 माइनस 36 दैट इज -24 अगेन। ठीक है ना, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 120, 480 से 480 कैंसिल, -120 आ जाएगा। ये भी कितना आ रहा था, -120 आ रहा था। ठीक है ना, तो इसका मतलब कर सकते हैं अपन ऐसा, आ रही बात समझ में। लेकिन हर रो में से हर कॉलम में से आ रहा है तो फिर को मल्टीप्लाई करते जाना है बाहर निकाल निकाल के, पूरे में से कॉमन आता है तो फिर वो आ रही बात समझ में, ये समझ में आएगा सब लोगों को, बोलो। अरे आ रही है प्रॉपर्टी Yes, sir. समझ में, ठीक है ना। तो ये यही अपन ने देखा था, और इसका मतलब ये भी हो गया, इसका मतलब ये भी नहीं हो गया क्या कि अगर इसी प्रॉपर्टी का आगे एक्सटेंशन ये है कि अगर मान लो दो रो या दो कॉलम के आपस में इक्वी मल्टीपल है, इसका मतलब ये हो गया अगर प्रोपोर्शनल है, इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रो और column of a determinant are proportional in the same ratio then the value of determinant will be 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है देखो, जैसे ये है 1 2 3, ठीक है, ये है 5 0 4 और ये जो आगे लिखी हुई ये है 6 12 18, ये इसके प्रोपोर्शनल है। देखो वो क्या रहा है, R1 R2 के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ रही नहीं आ रही, बताओ बोलो। प्रोपोर्शनल का मतलब आ रही है सर। किसी को एक नंबर को मल्टीप्लाई करने से सारी रो मिल रही हो, ऐसा नहीं है यहाँ पे कुछ हो रहा था, पूरी की पूरी रो मिलनी चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये मिल रहा है, तो उस केस में उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। जैसे देखो दो प्रॉपर्टी का मिक्स होगा यहाँ पे, कैसे होगा, क्योंकि जैसे ही मैं इसमें से कॉमन लूंगा ना, इसमें से कॉमन ले सकता हूँ 6 को, बोलो ले सकता हूँ, अरे ले सकता हूँ क्या, यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर 1 2 3 बन जाएगा। तो अब कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, सेकंड प्रॉपर्टी, दोनों रो आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अदरवाइज तुम इसको सोल्व करने बैठते। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर दो रोज या दो कॉलम के सभी एलिमेंट आइडेंटिकल है तो वो 0 हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो रो और दो कॉलम अगर आपस में प्रोपोर्शनल दिखे ना, यार इसको किसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरे के पूरे एलिमेंट मिल जाए मेरे को,
उस केस में वो क्या हो जाएंगे आपस में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। आ गया ये समझ में? अगर ऐसा हो मान लो, इस डिटरमिनेंट की बात करें तो देखो किसे मिल रहा है बताओ, प्रोपोर्शनलिटी दिख रही है क्या कहीं ना कहीं किसी रो या कॉलम में? बोलो इस डिटरमिनेंट के लिए कौन से दो रो यस या सर, कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल है? C1 कौन से C2 दो? C1 C2 प्रोपोर्शनल है, C1 क्योंकि अगर C2। इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मिल जा रहा है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग। प्रॉपर्टी नंबर 4 और सेकंड का यूज करते हुए इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे चेक करना है? इसमें से सभी में से 8 को बाहर कॉमन ले लो। जैसे इसमें से 8 को बाहर कॉमन लोगे तो 538, ये भी बन जाएगा 538। और जैसे ही दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट आइडेंटिकल बनते हैं, ये दोनों आइडेंटिकल है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है ना? क्लियर है? आगे बढ़े। फिफ्थ प्रॉपर्टी, आज कल नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, तो आप लोग प्लीज क्लास छोड़े नहीं, कंटिन्यू रखें। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 प्रॉपर्टीज तो कम से कम अच्छे से चेक करें और कई सारे एक्सपेरिमेंट किया करो। अलग अलग डिटरमिनेंट अज्यूम कर सकते हो ना अपनी तरफ से, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ेगी। यहाँ पे हर ट्यूशन क्लास में बच्चों की तरफ पूछने से बढ़िया करके देख लिया करो, है ना, कि कोई भी डिटरमिनेंट बना ली उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है? जो प्रॉपर्टीज है उनको अलग अलग एग्जाम्पल लेके क्रॉस चेक किया करो। सब लोग रिवाइज करके आना प्रॉपर्टीज वगैरह को। आज आगे करेंगे तो फिर वैसे भी टाइम हो गया है अभी तक। चलो क्लास एंड करता हूं मैं आज के लिए। तो 2 प्रॉपर्टीज और है, 2 या 3 प्रॉपर्टीज और होगी लगभग। तो इन प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से करें। और आप लोगों को दिख रहा होगा कई सारी बड़ी बड़ी डिटरमिनेंट को अपन बिना कैलकुलेशन के सॉल्व कर पाते हैं। कई सारी डिटरमिनेंट तो आपको कम से कम बोर्ड एग्जाम में, 12th के बोर्ड एग्जाम में कम से कम भी नहीं तो एक क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जिसमें बड़ा सा डिटरमिनेंट दिया होगा और उसकी जो वैल्यू है वो 0 होगी, लेकिन आपको 0 डायरेक्ट नहीं दिखेगी, आपको कुछ प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी उसमें 2-3, तब जाके वो डायरेक्ट 0 दिखेगी। ठीक है ना? और अदरवाइज ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में कि आपको प्रॉपर्टीज की हेल्प से प्रूव करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, सोल्व करके नहीं करना है, प्रॉपर्टीज की हेल्प से। चलो क्लास एंड करता हूँ। और अब प्लीज आज मत कर देना ऐसा कि वापस से कल ऐसे ही उठ के आ जाओ कल वाली क्लास में, बड़बड़ के आया करो।